नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अनोखा और विशिष्ट व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वे हैं पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, जिनका आज के दिन उनके 46वां पुण्यतिथि है, आज 10 अगस्त 2023। बहुत लोगों ने खासकर जो कानपुर के बाहर हैं, उन्होंने शायद उनका नाम भी नहीं सुना है। इसलिए उनकी कहानी, उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराना मैं समझता हूँ मेरा कर्तव्य है। ये है कौन? ये श्यामलाल जी हैं, जिन्होंने वो प्रसिद्ध गीत की रचना की, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये गीत सर्वप्रथम 1921 में, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम बार ये प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी की उपस्थिति में। उसके बाद अनेक अधिवेशनों में ये पेश किया गया और 1952 में लाल किला से ये इसका उद्घोष हुआ था। 1972 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके उपस्थिति में ये गीत प्रस्तुत किया गया और 1971 उसके एक वर्ष बाद उनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। अब ये कौन थे? उनका जन्म तो वैसे हमारे कानपुर के नरवल क्षेत्र में 1896 में हुआ था और 25 वर्ष की उम्र में 1921 में उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता है तब तक मैं नंगे पैर रहूँगा और सर भी हमारा नंगा रहेगा, ना टोपी, ना छाता, ना अंगोछा, कुछ नहीं। इस तरह का उनके अंदर त्याग था। तो इस व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों ने कानपुर में फूलबाग में उनकी वाटिका में उनको स्मरण किया। वैसे निजी तौर में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम उनके पैतृक गांव नरवल गए थे और वहाँ जो आश्रम है जिसमें गांधी जी और वे दोनों साथ थे, तो किसी ने मुझसे कहा, ये देखिए वो चरखा है जिसको गांधी जी ने इस्तेमाल किया, आप भी इसको चलाइए। मैंने हाथ जोड़ लिया, माफ़ कीजिएगा, मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं उस चरखा को चलाऊं, और जिस चीज़ को मैं जानता हूँ ना केवल दिखावे के लिए, वो पाखंड होगा। लेकिन मैंने ज़रूर उसको स्पर्श किया, उसको नमन किया। आज हम लोग यहाँ श्यामलाल पार्षद गुप्ता जी पद्मश्री के चरणों में एकत्रित हुए हैं। आज उनके 46वां पुण्यतिथि है। यहाँ फूलबाग स्थित उनकी प्रतिमा का हम लोग माल्यार्पण करके उनको स्मरण कर रहे हैं। ये वही स्थल है और हम देख रहे हैं कि इसी के बगल में सरकार ने एक ऊपरगामी पुल बना दिया है, जिससे वाटिका पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और अजीब सी बात यह है कि इस पुल पे कोई चलने चढ़ने वाला है ही नहीं। ये एक और सफ़ेद हाथी है जो सरकार ने यहाँ बसा रखा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। करता संयोग से इन बातों को जो है हमने 3 महापुरुषों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा। उसमें स्वर्गीय श्री पार्षद जी, आचार्य कृष्ण नायक फड़के और पंडित बद्री प्रसाद जी बैठ धनकुट्टी वाले त्रिपाठी जी, इन 3 लोगों का हमारे मानस पे, जीवन पे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा। संयोग से पार्षद जी की वेशभूषा भी अपनाई मैंने, और फड़के जी का जो उनका बाल सेवा था वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मिला। आया जा रहा था, हम बैठे थे बगल में, अचानक प्रेरणा आ गई उसी में और हमारे मुंह से 2 लाइनें निकल गई, अरे तिरंगे
हरे तिरंगे इच्छा होती साथ चले नभ में लहराऊं। कृपया पुष्पांजलि करें। ये पार्षद स्मृति है और यहाँ झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत पूरा इसमें अंकित किया गया है मार्बल में, संगमरमर में, ताकि सदा सर्वदा हमको ये याद रहे। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं श्री सौरभ गुप्ता जी, जो एक कंपनी सेक्रेटरी है। आपसे निवेदन करूंगा कृपया अपना परिचय दीजिए और पार्षद जी से आपका क्या नाता है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता और मैं पार्षद जी का परनाती, वो मेरे परनाना थे। उनका जीवन प्रेम, सादगी, देश प्रेम से भरा हुआ था। आज इस अवसर पर सभी देशवासियों, देश प्रेमियों की तरफ से मैं उनकी पुण्यतिथि पे आप सभी की तरफ से उनको नमन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। जी, पार्षद जी ने अपने जीवन काल में अनेक कार्य किए जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उनका प्रमुख जो कार्य था, जिनका प्रमुख रुचि थी जिन कार्यों में, वो थी शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और महिला उत्थान। बहुत सुंदर। ये 3 कार्य उनके बड़े प्रिय थे और आजीवन उन्होंने इसी के लिए कार्य किया। गरीबों के लिए वो इतने थे क्योंकि वो चूँकि खुद ही गरीब किसान परिवार जी, थे। मैंने सुना कि जब वो पद्मश्री ग्रहण करने राष्ट्रपति भवन गए थे तो उनके पास बस किराए का पैसा नहीं था, वो पैदल चले गए थे राष्ट्रपति भवन तक। ये क्या सही है? ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। संचय पे उनका कभी विश्वास ही नहीं रहा। वो वर्तमान में जीते थे। उनके विचार में ये था, जो आज है वो भी ईश्वर का है, जो कल है वो भी ईश्वर का है। बहुत सुंदर। और मैं संचय किसके लिए करूं? जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है वो मेरी चिंता करे। बहुत सुंदर, बहुत तो वो संचय नहीं करते थे और ये बात बिल्कुल सिद्ध भी होती है, क्योंकि उनको जहाँ जब जाना रहता था, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो वक्त और भगवान स्वयं ही पूरा कर देते थे, किसी न किसी साधन से। इससे हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ये बताइए कि उन्होंने नंगा पैर चलना, जूता छोड़ना, उसके पीछे क्या था? उसके पीछे एक व्रत था। आज हम लोग नवयुवक किसी भी व्रत को केवल खाना और तरह तरह के पकवान में सीमित कर देते हैं कि भाई व्रत है तो पकवान खाएंगे, लेकिन उन्होंने जीवन और देश के लिए व्रत लिया। उन्होंने गरीबी देखी और उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसा विचार लाया जाए जिससे कि मुझे हर समय ये बात कचोटे कि मेरा देश परतंत्र है, मुझे स्वतंत्र कराना है। तो उन्होंने जो सबसे करीबी वस्तु थी, जूता, उसका त्याग किया। उन्होंने क्या, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक था कि हम लोग राजा और देवता के सामने जाते हैं तो हम जूता उतार के जाते हैं, तो हम लोग उस समय गुलामी के व्यवस्था में थे। तो क्या इस वजह से भी कुछ प्रेरित थे? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि ये शायद पूरी जानकारी मेरे पास नहीं हो, लेकिन इतना हमने पढ़ा और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि उनका संकल्प था कि देशवासी के पैर में मूल जूते नहीं हैं, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, ऐसे में मुझे भी कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने को। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि अगर मेरे पास शूज़ नहीं रहेंगे, मेरी तकलीफ़ होगी, तो मैं देशवासियों का दुख दर्द और करीब से समझ सकूंगा। और उन्होंने जूते का त्याग किया। चाहे दिल्ली जाना हो, फतेहपुर जाना हो, कहीं भी जाना हो, उन्होंने आजीवन जूते नहीं पहने। नहीं, आज़ादी के बाद नहीं पहने? आज़ादी के बाद भी उन्होंने नहीं जूते। अच्छा, वो बरकरार रहा? वो बरकरार रहा। अच्छा, और उन्होंने छाता भी क्यों त्याग दिया? छाता का उनका था कि छाता हमें वक्त के साथ में यथार्थ के जीवन जीने की कला भी देता है, क्योंकि छाते से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि अगर वो जनसभा में जा रहे हैं, वहाँ पानी बरस रहा है, धूप निकली है, तो सब लोग तो धूप में बैठे हैं, पानी में बैठे हैं, वो छाता। तो उन्होंने छाता तो एक प्रारूप था, लेकिन मेन उस समय अंगोछा चलता था। अंगोछा इसलिए चलता था क्योंकि अंगोछा से आपकी धूप की, वर्षा की और जो जीवन के थपेड़े हैं उससे बड़ी सुरक्षा होती थी। तो उन्होंने अंगोछे का त्याग दिया कि मुझे किसी अंगोछे का या छाते का? हाँ, अंगोछा या छाता, दोनों को उन्होंने त्याग दिया। अच्छा, कि अंगोछा और छाता भी उनको आश्रय का प्रतीक मालूम पड़ते थे कि ये आश्रय है, कि अगर हमारी कठिन परिस्थिति है, धूप तेज है, तो हमने आश्रय ले लिया। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने को अनाश्रित किया और आश्रय उन्होंने सिर्फ एक चीज़ का देखा और लिया, वो है देश और देश सेवा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी हम लोगों से वार्ता करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कृपया अपना नाम बताइएगा। सुरेश गुप्ता कहते हैं मुझे। मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग महासंघ का और पार्षद स्मृति संस्थान है उसका समन्वयक। अच्छा जी, तो इस
आप पार्षद जी को इतना क्यों मानते हैं? पार्षद जी एक निहायत वो इंसान थे जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बिल्कुल अलग बिरत होकर सबको एक जोड़कर एक साथ चलने का काम किया, एक माला में पिरोने का काम किया। इसलिए मैं पार्षद जी मतलब भारत जोड़ो उन्होंने उस समय किया। वाकई उन्होंने झंडा गीत लिखा था उस जी जमाने जी में। जी जी तो भारत जोड़ने का काम उन्होंने जी। भी किया। और नफरत छोड़ो भी। नफरत छोड़ने की बात ही की उन्होंने, अपने गीत में लिखा है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सुना कि जो उनका जन्म स्थान है नरवल, वहाँ पे उनका इसी प्रकार के एक प्रतिमा का अनावरण होना था। उसमें आपने शायद राष्ट्रपति जी उस समय जो थे कोविंद रामनाथ कोविंद जी, आप ही ने उनको आमंत्रित किया उस कार्यक्रम में? जी, मैंने ही आमंत्रित किया था कोविंद जी को, एक साधारण से पत्र में। वाह। यही हाथ से लिखा हुआ पत्र भेजा था, टाइप भी नहीं। बहुत और जहाँ सुंदर। मैंने पार्षद जी के बारे में लिखा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, स्वीकृति अपनी प्रदान करके बहुत भेज दिया। सुंदर, और बहुत भव्य कार्यक्रम हाँ हुआ। जी, हम भी उसमें थे। जी, लेकिन आप- उसके बारे में बताइए। उसके बाद वहाँ लाइब्रेरी का भी शायद उद्घाटन। लाइब्रेरी है, बड़ा गेट बना है, और हर साल जन्म, जैसे आज पूर्ण तिथि है, आज भी कार्यक्रम वहाँ होगा, जन्मदिन को भी कार्यक्रम होगा। और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था 6 अक्टूबर को, उस दिन भी वहाँ पे कार्यक्रम जी जी जी। ये बताइए, गांधी जी भी उनके कहने पे नरवल गए थे, उनके गांव, जी। और वहाँ चरखा भी काते थे। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? गांधी जी को पहले तो ये समझ लीजिए, पार्षद मतलब सभासद नहीं थे ये। यस। पार्षद का मतलब होता है प्रथम सेवक। सेवक। ये गांधी जी के प्रथम सेवक थे, और इन्होंने काफ़ी सेवा की थी गांधी जी की। जब कानपुर वो आए हुए प्रवास थे, उन्हीं के कहने पे वो नरवल गए थे। जब वो तब गणेश सेवा आश्रम नहीं था, सिर्फ सेवा आश्रम था। अच्छा। वहाँ पर जाकर उन्होंने चरखा भी काटा था गांधी जी का, वो आज जी, वहाँ रखा जी हुआ है। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से कस्तूरबा ने ही उनको पार्षद का टाइटल दिया। जी, क्योंकि ये गांधी जी के सेवक थे, प्रथम सेवक बनाए गए थे, और प्रथम सेवक ही पार्षद कहा जाता था। ये बात बा को जब मालूम हुई तो उन्होंने ही पार्षद की उपाधि दी थी। बहुत सुंदर। कुछ और आप कहना चाहेंगे आज के युग में जो प्रासंगिक है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनके कर कमलों से कि आज के दिन इस देश में किस चीज़ की आवश्यकता है? सौहार्द की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। जो घृणा पैदा की जा रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, इसको रोका नहीं गया तो देश ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ताना बाना सब खत्म हो जाए, टूट जाएगा। जब ताना बाना टूट जाएगा तो ये कपड़ा बचा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। कृपया अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मदन लाल भाटिया है, मैं पूर्व पार्षद हूँ। और ये सौभाग्य है कि पार्षद जी की प्रतिमा का अनावरण मेरे कार्यकाल में ही, हमारे लोगों के प्रस्ताव के द्वारा ही, माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी द्वारा किया गया था। आज पार्षद जी उन्हें पार्षद क्यों कहा गया? पार्षद एक सम्मानित पद है। ये सेवा का कार्य करते थे, और देश के लिए इन्होंने झंडा गीत की रचना की थी, जो पूरे विश्व में सराहा गया। आज़ादी से पहले ही महात्मा गांधी जी ने इनको सम्मानित किया। इनके झंडा गीत को 1924 में, 1952 में देश की प्राचीर पर, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में इनको पद्मश्री मिला। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमारे कानपुर के थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि इनका परिवार आज भी इनके जयंती को समाज सेवियों के साथ, गांधीवादियों के साथ, देश प्रेमियों के साथ इसको मनाता है, इनके पर्व को, इनकी निर्माण तिथि को, इनके जन्मदिन को। और मैंने सुना कि इसी वाटिका में आपने एक प्रस्ताव रखा कि सबसे ऊंचा झंडा जी यहाँ लगाया जाए ये इसी फूलबाग में। आपकी ये प्रेरणा थी, आपका प्रस्ताव था, और ये वाकई में हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये हुआ। एक्चुअली नगर निगम से आग्रह किया गया था, महापौर भी उस बैठक में उपस्थित थे, और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय स्वर्गीय गिरिराज किशोर जी, जो पद्मश्री थे। और मेरा बोलने का मौका नहीं था, तो मैंने संचालक महोदय से रिक्वेस्ट की कि मुझे ज़बरदस्ती बोलने दिया जाए। उन्होंने कहा आप अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रस्ताव रखा जिसको सहर्ष स्वीकार किया गया। आप धाकड़, आप जोर जबरदस्ती जहाँ नहीं कहेंगे तो भी आप घुस के बोलेंगे अपनी बात। हमने कहा कि पूरे देश में 11-12 जगह पर 150-150 फुट ऊंचे, 125 फुट ऊंचे, 101 फुट ऊंचे झंडे लग चुके हैं। और कानपुर
जिसको सौभाग्य प्राप्त है कि जिन्होंने गीत की रचना की, इस गीत को लिखा और जो सराहा जा रहा है, गाया जा रहा है, बच्चों में देश प्रेम की भावना को समाहित कर रहा है, वो उसके शहर में झंडा ऊंचा ना लगे। बहुत प्रयास किया गया, कानपुर विकास प्राधिकरण से भी कहा गया, लेकिन एक समाज सेवी संस्थान है जेसीएस क्लब ने उसको लगाया। हम उनका भी साधुवाद करते हैं। और हम इस समय पर जो पार्षद संस्थान के साकेत जी हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी हम स्मरण करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। उनकी वजह से ही हम लोग सब जुड़े थे। ये प्रतिमा का अनावरण भी माननीय श्री प्रकाश जी ने साकेत गुप्ता जी के प्रस्ताव पर ही कराया था। धन्यवाद। आपसे ये भी निवेदन है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और जो अन्य वीडियो आपने कभी देखे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।